नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे जो जीएस पॉइंटर घटना चक्र द्वारा बुक बनाई गई है उस पे बात चल रही थी पॉलिटी पे। आज पॉलिटी में बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो क्या है, तो वाघ है। फिर पुष्प कमल है, पक्षी मोर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसका प्रतीक क्या है, तो न्याय का प्रतीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर तीलियां कितनी है चक्र में, 24 है। और फिर जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका अनुपात कितना है, तो अनुपात जो है 3:2 है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करें जो राष्ट्रीय गान है वो कितने सेकंड में गाया जाता है, तो 52 सेकंड में गाया जाता है। ये प्रश्न जो पूर्व की परीक्षा में पूछेंगे वही यहाँ पे है, ये भी याद रखिएगा। फिर जनगण मन जो है राष्ट्रीय गान है वो भारत ने कब अपनाया था, तो 1950 में अपनाया था। फिर वही प्रश्न फिर से रिपीट किया गया है। तो इसका जो है भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान हिंदी प्रारूप अपनाया गया था। तो ये जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जिस दिन जो संविधान सभा थी उसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन राष्ट्रीय गान को जो है अपनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगर आपने संविधान सभा के बारे में और उद्देशिका के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया। तो ये स्वीकार किया है वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। फिर आगे बात करें, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। तो ये जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को। फिर आगे बात करें, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो शक सम्मत पर आधारित है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे टॉपिक दिया है राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र। तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट दिया है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से हुआ है, तो ये जो है भारत और इंडिया के नाम से हुआ है, ये भी याद रखिए। भारत और इंडिया नाम यूज हुआ है, ये भी याद रखिएगा संविधान में। फिर आगे बात करें, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है राज्यों का जो है वो संघ है। राज्यों का यूनियन भी लिख के आ सकता है, राज्यों का संघ भी लिख के आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में कथन दिए हैं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कथन दिए हैं, यहाँ पे पहला कथन दिया है, भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। ये कथन जो है बिल्कुल ठीक है। फिर भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। बिल्कुल दोनों कथन जो है वो सही है। तो इस तरीके से भी कथन पे भी प्रश्न बनाया जा सकता है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार। तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। किसको, संसद को, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ ले संसद के पुरानी जो संसद थी उसका नाम क्या रखा गया है, तो संविधान सदन नाम रखा गया। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। फिर आगे बात करें, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो संसद के पास है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति जो है वो भी किसके पास है, संसद के पास है। देख लीजिए फिर से वही लैंग्वेज, वही प्रश्न बार बार लैंग्वेज बदल के पूछा जाता है। फिर से यहीं पे ये पूछ लिया, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने के लिए कार्यपालिकाएं शक्ति प्राप्त है, तो संसद को ही प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। देख लीजिए 3 प्रश्न पूछे गए, तीनों संसद से ही, और वही प्रश्न बार बार रिपीट करके पूछा गया, तो आप ये लैंग्वेज भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक कथन दिया है नए राज्यों के निर्माण के बारे में, तो देख लेते हैं। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये बार बार पूछी जाती है। कौन नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, तो संसद। फिर आगे बात करते हैं, आगे दिया है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। फिर आगे दिया, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है
जिसके क्षेत्र, सीमा या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। तो ये कथन जो है परीक्षा में पूछा गया था। आपको ये सीधी सी बात ये याद रखनी है कि नए राज्यों का निर्माण जो है वो अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। ये भी याद रखिए, नए राज्यों का निर्माण करने का। फिर आगे बात करें, भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो ये पारित होना संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है, याद रखिए। फिर कथन और कारण में दिया, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, ठीक है। फिर इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। फिर कारण दिया, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, मतलब वो बदल सकता है और राज्य का जो प्रस्ताव होगा वो मानना मतलब अनिवार्य नहीं है, मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। आगे बात करें, आगे दिया है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो राष्ट्रपति द्वारा, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित है। तो जान लेते हैं। यहाँ पे 240 वन का दिया है तो अंडमान निकोबार द्वीप। फिर अनुच्छेद 240 वन खा दिया है लक्षद्वीप। फिर 240 वन गा दिया है दादर नागर हवेली दमन और दीव। फिर अनुच्छेद 240 वन डा दिया है तो पुडुचेरी। फिर आगे बात करते हैं, आगे दिया है 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव का आपस में विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर नागर हवेली दमन और दीव घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया? 26 जनवरी 2020 को घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, भारत संघ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। मतलब यहाँ पे अगर राज्य की सहमति हो या ना हो, अगर केंद्र बदलना चाहे नाम बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगर आगे बात करें, आगे दिया है नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध। तो जान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। मतलब कोई भी संवैधानिक उपबंध है, किसी राज्य का क्षेत्रफल भी बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, नाम भी परिवर्तित किया जा सकता है, नया राज्य भी गठित किया जा सकता है। तो इसको ये संसद के पास जो है वो शक्ति है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में अभी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है मोदी जी को टैग करके, कहा है कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बात करें, संवैधानिक प्रबंधों के अनुसार राज्य की सीमा बदलने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। देखिए अभी मैंने बात की थी, वही प्रश्न बार बार घुमा के पूछते हैं, तो प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। फिर आगे बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन। ये जो है अनुच्छेद 3 के तहत आता है, ये भी याद रखिए। संविधान अनुच्छेद 3 में बताया गया है। आगे बात करें, संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, उनकी स्थापना कर सकती है। तो ये अनुच्छेद को इसमें बताया गया, तो अनुच्छेद जो 2 में आता है, ये भी याद रखिए। फिर यहाँ पे कथन दिए, कथन में देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कथन दिया है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा दिया है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की उपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। फिर आगे दिया है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्षधर नहीं थी।
तो ये जो है कथन महत्वपूर्ण है, तीनों कथन जो है बिल्कुल ठीक है। फिर आगे दिया है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना तो संशोधन करना आवश्यक होगा। तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा, तभी नए राज्य बनाए जा सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, भारत में संघ शासित प्रदेश तो 8 हैं, राज्य कितने तो 28 हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित तो 20 सीटें। वर्तमान में जो है लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों के लिए जो 19 प्रतिनिधि हैं, ये भी याद रखिएगा। वैसे सीटें 20 हैं लेकिन 19 प्रतिनिधि हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए गए। तो जो है मतलब जब राज्य पुनर्गठन आयोग था उस समय जो राज्य थे वो 14 राज्य थे और 6 जो थे वो संघ शासित प्रदेश थे। फिर वही प्रश्न फिर से घुमा के पूछा है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित की गई तो 14 राज्य थे और 6 संघीय क्षेत्र थे, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करते हैं, आगे जो दिया है, भारत में वर्तमान में मई 2024 की स्थिति भी है बताएं तो 28 राज्य हैं और 8 जो हैं संघ शासित प्रदेश हैं। फिर आगे बात करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादर, नागर हवेली, दमन, दीव, पुडुचेरी और दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। और दिल्ली से सीमा जो साझा करता है वो उत्तर प्रदेश जो है एकमात्र जो है केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली साझा करता है उत्तर प्रदेश से, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया तो ये जो है 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर यहाँ पे कुछ कथन में दिए हैं, कथन में जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन दिया, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल ठीक है। फिर दमन द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, बिल्कुल ठीक। दादरा नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, तो बिल्कुल ठीक है। चारों कथन बिल्कुल इस तरीके से पूछे जाते हैं। फिर आगे बात करें, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया तो 1975 में बना। फिर आगे बात करें, सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 36 नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया राज्य में, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया, राज्यों के गठन का सही काल अनुक्रम, तो ये पहले हरियाणा, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। फिर आगे बात करते हैं, राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने वाले सही काल अनुक्रम, तो नागालैंड है, हरियाणा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे वो प्रश्न जो पूर्व की परीक्षा में पूछे वही प्रश्न जो है जिस तरीके से पूछे वही यहाँ पे सम्मिलित है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार काल अनुक्रम, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले सिक्किम दिया है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड। यहाँ पे इसलिए राज्य अलग अलग दिए हैं क्योंकि यहाँ पे प्रश्न जिस तरीके से परीक्षा में बनाया गया तो वैसे ही उसमें इस यहाँ पे लिखा है कि मतलब सबसे पहले गठन किसका हुआ है, तो उस तरीके से यहाँ पे है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आगे दिया है छत्तीसगढ़ को मतलब कब गठन पूर्ण रूप से दर्जा मिला था राज्य का, तो 1 नवंबर 2000 में। फिर उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। फिर झारखंड, तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए मैचिंग में दिए थे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक तरफ राज्य दिए हैं, एक तरफ वर्ष दिया है। तो आंध्र प्रदेश जो बना वो कब बना, तो 1953 में। फिर हरियाणा 1966 में। फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में। फिर सिक्किम 1975 में। तो ये जो है गठन पूछा जा सकता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर यहाँ पे फिर से राज्य और स्थापना दी, तो देख लेते हैं राज्य और स्थापना के बारे में। तो यहाँ पे नागालैंड दिया है 1 दिसंबर 1963 में बना, स्थापना हुई। फिर मेघालय 21 जनवरी 1972 में। फिर सिक्किम 16 मई 1975 में। फिर अरुणाचल प्रदेश
20 फरवरी 1987 में बना, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे फिर से राज्य और वर्ष दिए, निर्माण वर्ष दिया है, तो हरियाणा जो है 1966 में, फिर महाराष्ट्र 1960 में, फिर राजस्थान 1958 में। आगे बात करते हैं, आगे जो दिया है, आगे फिर से राज्य और जो वर्ष दिए, तो नागालैंड जो है 1963 में। देख लीजिए फिर से वही घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। फिर झारखंड जो है वो 2000 में बना, फिर तेलंगाना जो 2014 में बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। फिर सिक्किम जो बना है 1975 में बना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कथन में दिया है, तो यहाँ पे दिया है गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया, फिर बम्बई राज्य गुजरात महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक रखा गया। फिर आगे दिया है यहाँ पे फिर से वर्ष और केंद्र शासित प्रदेश दिए, तो यहाँ पे लक्षद्वीप जो बना वो 1956 में बना, फिर दमन और दीप जो बना 1987 में, फिर चंडीगढ़ 1966 में, फिर दादरा नागर हवेली 1961 में। फिर यहाँ पे कथन में प्रश्न दिया, तो कथन में देख लेते हैं। कथन में दिया है कांग्रेस के नागपुर शासक 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। फिर दूसरा दिया है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर आगे बात करते हैं, आगे दिया भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, तो 29 दिसंबर 1953 में की गई थी। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में सही कथन बताने हैं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कथन में, तो जस्टिस फजल अली के.एम. पडिक्कर और हृदय नायक कुंजरू इसके सदस्य थे। आयोग ने बम्बई पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया। फिर संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आगे बात करते हैं, आगे दिया है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में 1953 में बने। जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें जो शामिल नहीं, तो ये जो शामिल नहीं था वो पंचवी सीतारमैया नहीं शामिल थी, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भाषा के आधार पर ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो 1953 में गठित किया गया, ये भी याद रखिएगा। फिर भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो ये जो हुआ है 1956 में हुआ। फिर आगे बात करें बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में से जिसे विशेष श्रेणी दर्जा अभी प्रदान नहीं किया गया, तो बिहार को नहीं किया गया, ये भी याद रखिएगा। नागरिकता के बारे में आई बात कर लेते हैं। और बात करें इसकी, तो इसका प्रावधान जो है वो भाग 2 में किया गया है। और अनुच्छेद पूछे लिए, तो अनुच्छेद जो है 5 से 11 संबंधित है, ये भी याद रखिएगा नागरिकता से। और बात करें भारतीय संविधान प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ये तीनों पॉइंट्स जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो किसके आधार पर प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूभाग के आधार पर। और खो भी सकता है नागरिकता भारत की, तो कैसे आप खो सकता है, तो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से अन्य देश की जो है नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो भारत की जो है नागरिकता वो खो देगा। आगे बात करते हैं भारत के संदर्भ में दिया है, तो भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है भारत में केवल एक ही नागरिकता, एक ही अधिवास है। फिर दूसरा दिया है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। फिर तीसरा दिया है जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये कथन जो है वो गलत है। 2 भी कथन गलत है, कथन 1 जो है बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रावधान है, आई बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है
एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, फिर भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, फिर एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु इसके पितामह मतलब पितामही और माता या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। आगे बात करते हैं कथन के बारे में। तो यहाँ पे कथन दिया है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा के प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 71A से लेकर अनुच्छेद 71I तक अंतर्विष्ट किए गए हैं, मतलब इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आगे बात करते हैं, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वीकार किया। आगे बात करते हैं, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम तो जो संसद है उसको। आगे बात करते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में बिताने होंगे, तो 7 वर्ष बिताने होंगे, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। तो ये पारित किया गया है 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया। फिर आगे बात करते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना इसका जो है उद्देश्य है। इसलिए जो है नागरिकता संशोधन विधेयक जो है पास किया गया। तो इतने नागरिकता से संबंधित जो प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछी गई वही यहाँ पे सम्मिलित थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।